ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ रहेंगे तो इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप सवर्ण आर्मी चला रहे हैं, किस क्षत्रिय नेता ने आपके चरण स्पर्श किए हैं? आज भी गांव का गरीब दलित गोबर और मिट्टी में बैठा हुआ है। उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसको भड़काया जा रहा है सौड़ों के खिलाफ। आपने कभी बटुकों का सम्मान नहीं किया? उधर ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान कर रहे हैं और उसके बाद मनोज पांडे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। जब जब किसी रावण ने किसी स्त्री पर अत्याचार करने का प्रयास किया है तब तब उसका विनाश हुआ है। हमारे हिंदू धर्म के लोग गाली देते हैं शंकराचार्य को। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मुखरता से जब भी कोई ब्राह्मण का मुद्दा होता है तो कौन सा क्षत्रिय नेता मुखरता से? रोहिणी घारवी अगर भारत में आएंगी और मुझको अगर याद करेंगी तो एक भाई की तरह मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सिर्फ अब उन चोरों की बात नहीं है, वो सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, वो समझ लीजिए कि 100 करोड़ सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने की बात है। जो बुजुर्ग क्षत्रिय होते हैं वो भी छोटे छोटे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। 5-5 साल ब्राह्मण गालियां खाता है तब इनका सम्मान कहाँ चला जाता है? क्या वाल्मीकि समाज इस तरीके से, क्योंकि जहां तक अभी देखा जाए तो जाटो बिरादरी को लेकर लगातार चर्चा रहती थी, आपने मदद करने की भी बात कही, वाल्मीकि समाज का मुद्दा भी छोड़ा। प्लान क्या है सर्वेश जी? आपका चुनाव तो नहीं लड़ना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और इसमें ब्राह्मण समाज की बात ना आए, और खासकर तब जब विधानसभा चुनाव हो, मुद्दा ब्राह्मण न हो, तो इसके बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी मानी जाती है। 2027 की बिसात बिछना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ मिलाने के लिए लगे हुए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ब्राह्मण के बिना 2027 की कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरा पक्ष यह भी है कि ब्राह्मणों पर लगातार कुठाराघात भी किए जा रहे हैं, चाहे बयानों को लेकर हो या बिरादरी को लेकर हो। अब ब्राह्मणों का मुद्दा आया है, ऐसे में सवर्ण आर्मी चीफ हमारे साथ हैं। सर्वेश जी बड़ा चर्चाओं में रहते हैं, 2027 का चुनाव आ रहा, फिर चर्चाओं में। कब तक सुनेगा ब्राह्मण आप लोगों के रहते हुए? देखिए, ये जो समस्याएं आ रही हैं या ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा अब ब्राह्मण जगह है, और जगह ही नहीं है, ब्राह्मण खड़ा हुआ है और अब टक्कर दे रहा है लोगों को। अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण मुद्दा है या सवर्ण मुद्दा है? सवर्ण मुद्दा है। आपने ब्राह्मणों की बात की इसलिए मैंने आपको बताया। मैं सवर्ण आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई में लड़ता हूं। तो आपने कभी बटुकों का सम्मान नहीं किया? उधर ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान कर रहे हैं और उसके बाद मनोज पांडे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिनेश शर्मा थे ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का, उसके बाद ब्रजेश पाठक हुए, अब अगर तीसरी बार योगी की सरकार आती है तो संभवतः मनोज पांडे। बटुकों को आप कब बुला रहे हैं? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझको दिखावा नहीं करना है। मुझको जब कथा सुननी होती है, मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनता हूँ, उसको दक्षिणा देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये जो बटुकों का सम्मान चल रहा है यह राजनीतिक उद्देश्य से चल रहा है। इन लोगों का ब्राह्मणों के सम्मान और अपमान से कोई मतलब नहीं होता है। भाई 5-5 साल ब्राह्मण गालियां खाता है तब इनका सम्मान कहाँ चला जाता है? ब्राह्मण बहन बेटियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ को बेइज्जत करने का काम किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, ब्राह्मण बच्चों को मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तब इनका सम्मान कहां पर चला जाता है? तो ये जो सम्मान इस समय आपको दिख रहे हैं, ये सम्मान नहीं, बस ये सत्ता में आने का एक प्रयास है। क्षत्रियों को लेकर क्या राय है सर्वेश पांडे की? ब्राह्मण क्षत्रिय हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। क्षत्रिय हमारे महाराज होते थे, ब्राह्मण उनके गुरु होते थे, और ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ रहेंगे तो इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर क्षत्रियवाद, ठाकुरवाद का आरोप लगता है? क्या आप ये बात मानते हैं कि योगी की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित है? व्यक्तिगत योगी जी की क्या सोच है वो योगी जी की सोच है, लेकिन योगी जी की जो सोच होगी वो सभी क्षत्रियों की सोच नहीं है। क्षत्रिय आज भी, मैं आपको बता दूं, मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरे गांव के बगल में क्षत्रियों का गांव है, मेरा पंडितों का गांव है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो समझ लीजिए कि जो बुजुर्ग क्षत्रिय होते हैं वो भी छोटे छोटे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। अगर आज भी अगर ब्राह्मणों का कोई सम्मान करता तो सिर्फ क्षत्रिय करता। चलिए आपसे पूछता हूं, आप सवर्ण आर्मी चला रहे हैं, किस क्षत्रिय नेता ने आपके चरण स्पर्श किए हैं? नाम लीजिएगा। नहीं, हम किसी क्षत्रिय नेता से तो नहीं मिले हैं,
लेकिन हाथ जोड़ करके प्रणाम, जैसे जो और लोग मिलते हैं वो प्रणाम करते हैं और मैं भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मुझसे जो उम्र में बड़े लोग हों, अगर वो प्रणाम करने का भी प्रयास करते हो तो मैं ऐसे हाथ उनका पकड़ लेता हूँ। अगर बात की जाए सवर्ण मोर्चे पर बोलने के लिए, सवर्ण मुद्दों पर बोलने के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ प्रमुख नाम हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह का नाम भी इसलिए आता है क्योंकि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो धनंजय सिंह खुलकर अपनी बात रख देते हैं, जौनपुर वाले। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुखरता से जब भी कोई ब्राह्मण का मुद्दा होता है तो कौन सा क्षत्रिय नेता मुखरता से बोलता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह। बस, और कोई नहीं? नहीं, अगर बात है ब्राह्मणों की, जब आपको भी पता होगा कि जब 40 ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक बयान आया था कि इस तरीके से बैठक जो है नियम के खिलाफ है। उस समय भी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने बयान दिया था, ब्राह्मणों के पक्ष में दिया था, ठीक है। दूसरी बात, यूजीसी का जब प्रकरण चल रहा था, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है हमारा, हम लोग सड़कों पर जब लड़ रहे थे उस समय भी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है सभी समाज के बच्चों को एकत्रित करके एक बढ़िया उदाहरण देते हुए उन्होंने अपना बयान जारी किया। और उन्होंने ये भी बताया कि आज ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के तमाम बच्चे आज़ादपुर मंडी में काम कर रहे हैं। तो जब सवर्णों पर मुखरता से बोलने की बात आती है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं। एक नाम है, राजनीति में बड़ी चर्चाओं में है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है, लेकिन कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पर युवती है, उनका लगातार ये इस बात का दावा है कि चंद्रशेखर ने जो अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया था उसकी आधारशिला ब्राह्मणों के पूजन से शुरू हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी घावरी की। उनका दावा है कि उनके पास तमाम ऐसे दावे हैं, तमाम ऐसी शिकायतें हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके साथ गलत किया। आप सवर्ण मोर्चे से आते हैं। रोहिणी घावरी ने दावा किया है कि वह आने वाले समय में भारत आ रही हैं। सर्वेश को अगर मौका मिलता है, सर्वेश पांडे जी, अगर आपको मौका मिलता है, आपका कदम क्या होगा? रोहिणी घावरी वाल्मीकि समाज से आती हैं, मैं सर्वेश पांडे सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ब्राह्मण कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। रही बात रावण की, जब जब किसी रावण ने किसी स्त्री पर अत्याचार करने का प्रयास किया है तब तब उसका विनाश हुआ है। और रोहिणी घावरी अगर भारत में आएंगी और मुझको अगर याद करेंगी तो एक भाई की तरह मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपने बता दिया कि आप भाई की तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल। चंद्रशेखर नाराज नहीं हो जाएंगे? पहले ही चंद्रशेखर साफ तौर पे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गलत किया। बात यहाँ चंद्रशेखर की नहीं है, बात यहाँ रोहिणी घावरी की नहीं है। बात ये भी नहीं है कि मैं सौड़ आर्मी का अध्यक्ष हूँ इसलिए चंद्रशेखर रावण का विरोध कर रहा हूँ। बात यह है कि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक घर की मतलब बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची, गरीब घर की बच्ची पढ़ लिख करके आगे गई, उसकी भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। और वो लड़की आए दिन उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स वायरल करती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वायरल करती है, और वो बार बार कहती है, आज तक उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया, उसको किसका संरक्षण मुझे नहीं पता है। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं ना, वो तो सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट भी है, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी, और हम अपने वीडियो एडिटर से कहेंगे कि उस स्क्रीनशॉट को जरूर लगा दें। वो कहती है कि चंद्रशेखर रावण पर अमित शाह कहाँ आते हैं। हाँ, जिसका भी हाथ है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है भाई। अगर एक तरफ नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बिटिया जो स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, बार बार आवाज उठा रही, पुकार कर रही, गुहार लगा रही है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश में स्त्रियों को देवियों के समान माना गया है, उस देश में और ऐसी सरकार में, जो सरकार अपने आप को हिंदूवादी बताती है, अपने आप को सनातनी बताती है, उसके बाद भी एक वाल्मीकि समाज की बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आपने एक नया बहस ही दे दिया, आपने एक नया मुद्दा ही दे दिया कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो यहाँ पर जाटो राजनीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर चाहे वो मायावती जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, जाटो, आपने वाल्मीकि शब्द का प्रयोग किया। और क्या सवर्ण आर्मी के दिमाग में कुछ चल रहा है कि 2027 से पहले कोई बम फोड़ना है कि वाल्मीकि समाज के चेहरे को नेतृत्व देने जैसी बात, या वाल्मीकि समाज इस तरीके से? क्योंकि जहाँ तक अभी देखा जाए तो जाटो बिरादरी को लेकर लगातार चर्चा रहती थी,
आपने मदद करने की भी बात कही, वाल्मीकि समाज का मुद्दा भी जोड़ा। प्लान क्या है सर्वेश जी आपका? चुनाव तो नहीं लड़ना चाह रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, सौर आर्मी का अध्यक्ष हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार आरक्षित कोटे से जो प्रधान बन गया है, 5-5 पीढ़ी उसी की प्रधान बार बार बन रही है आरक्षित कोटे का फायदा लेकर के। एक बार जो आरक्षित कोटे से मास्टर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, उन्हीं की 5-5 पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रही है। आज भी गांव का गरीब दलित गोबर और मिट्टी में बैठा हुआ है। आज भी गांव का गरीब दलित गोबर और मिट्टी में बैठा हुआ है। उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसको भड़काया जा रहा है सौड़ों के खिलाफ। तमाम ऐसे दलित चिंतक हैं जो दिन रात नारा लगवाते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया। नहीं भाई, 70-75 साल से 78 साल से संविधान लागू है और आरक्षण जो सीटें आरक्षित हैं, 22% जो आरक्षण है, आरक्षित कोटे में कोई सौर नहीं जा सकता, कोई ब्राह्मण नहीं जा सकता। फिर हमने उनका कैसे शोषण किया? उनका शोषण उन्हीं समाज के लोग कर रहे हैं, बस उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको सौरों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वजूद नहीं, उनका नाम ही मत लीजिए, कोई वजूद नहीं उनका। क्यों नाम न ले? वो तो लगातार सवर्ण पर लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, बाकी जितने ये ब्राह्मण हैं ढकोसला करते हैं। तमाम उनके ऐसे विवादित बयान है जो सीढ़ियों में आते हैं। सर्वेश पांडे 8 साल से समाज के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। सर्वेश पांडे का सिंगल एक वीडियो आप उठा करके दिखा दीजिए जिसमें मैंने कभी दलितों को गाली दी हो, कभी मैंने पिछड़ों को गाली दी हो, किसी को भी मैंने गाली दी हो। आज तक कभी मैंने किसी को गाली नहीं दी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ। ठीक है, बुद्ध को मानिए, सबकी अपनी आस्था होती है। आप मानते हैं भगवान बुद्ध? सुनिए, सबकी अपनी आस्था होती है। आप मानते हैं भगवान बुद्ध? सुनिए मेरी बात को, मैं राम सर्वेश जी, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ। मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हनुमान जी को मानता हूँ। नहीं, भगवान बुद्ध को मानने में क्या समस्या? क्या मानते नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आज तथाकथित लोग भगवान बुद्ध को मानने की बात कह रहे हैं, वो लोग खुद भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक तरफ तो भगवान ने कहा था अहिंसा मत करना, किसी के हृदय को पीड़ा मत देना। दिन रात सुबह शाम दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे रहे हो, सुबह शाम एक जाति को गाली दे रहे हो, और उसके बाद बता रहे हो कि तुम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हो। तुम कभी भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकते हो। मतलब सर्वेश पांडे की आस्था भगवान बुद्ध में है, पढ़ा है आपने? भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। जानकारी अगर ना हो किसी को तो वो जानकारी ले ले। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है। उन्होंने समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त थी, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए एक व्यवस्था बनाई, ठीक है। कोई भी अच्छा व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी ईश्वर जब कोई अच्छा काम करता है तो हर एक अच्छे व्यक्ति को उसको मानना चाहिए। चलिए सर्वेश जी, इसी के साथ एक सवाल और लेना आपसे चाहेंगे कि मौजूदा समय में शंकराचार्य विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिस पर देखा जाए अभी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं चल रही वो उचित नहीं है। कितना सपोर्ट करते हैं आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी का और उनकी बातों का? देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कोई भी तपस्वी, त्यागी, शुद्ध सनातनी अगर ब्राह्मण है, कोई भी तपस्वी, त्यागी, शुद्ध सनातनी अगर ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका विनाश तय है, ये जान लीजिए आप। शंकराचार्य जी के ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए, दुराचार का आरोप लगाया गया। आज आप देखिए कि जो लोग आरोप लगाए थे वही लोग आज रो रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने किसी के कहने पर आरोप लगाया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो शंकराचार्य होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, हमारे ही हिंदू धर्म के लोग गाली देते हैं शंकराचार्य को। उन मूर्खों को एक बात समझ में नहीं आती है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य होते हैं। हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो सनातन, हमारी जो संस्कृति चल रही है वो शंकराचार्य के बनाए गए नियमों के द्वारा चल रही है। और अगर आप शास्त्र सम्मत शुद्ध रूप से सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शंकराचार्य के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। शंकराचार्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा। शंकराचार्य बनने का एक बहुत कठोर नियम होता है, उस नियम का कोई पालन ही नहीं कर सकता है। ये जो लोग शंकराचार्य जी के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तभी ये शंकराचार्य बनने को तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में कुछ जान तक नहीं पाएंगे। ये शंकराचार्य बहुत विद्वता होती है, बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, तब शंकराचार्य बनते हैं हमारे धर्म में। अच्छा, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो अयोध्या का प्रकरण खूब ज़्यादा सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट क्या किया, उसके बाद तहलका मच गया। अब समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद की मांग है कि ट्रस्ट पर ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। क्या लगता है जो ये बातें उठी हैं इनमें कहीं सच्चाई है अथवा नहीं? नहीं, मेरा जो मानना है कि जो ये विषय उठ करके आया है चंदा चोरी का, तो मैं एक बात और बता दूं, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हम सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई है। राम मंदिर, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनवाने में।
हिंदुओं ने चंदा दिया था राम मंदिर बनवाने के लिए, रसीदें काटी गई थी, सभी लोगों ने चंदा दिया था, उस चंदे उस सहयोग से राम मंदिर बना था। ठीक है, अब ये विषय उठ करके आ गया कि भाई कुछ रुपया वहां से चोरी हो गया, ये हमारी आस्था को आहत करता है। दूसरी बात, हमारी आस्था को, हमारे धर्म को बदनाम एक तरीके से कर रहे हैं और बेइज्जती हो रही है। मैं तो निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, योगी जी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर एक जांच कमेटी गठित करिए और जो भी चोर हो, वो किसी भी जात बिरादर के लोग हैं, कोई भी हो, उन सभी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसी कार्रवाई करिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा इस तरीके से कार्य कर सके। क्योंकि ये सिर्फ अब उन चोरों की बात नहीं है, वो सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, वो समझ लीजिए कि 100 करोड़ सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने की बात है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे बस लेना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी में अगर देखा गया तो समाजवादी पार्टी में तमाम साधु संत पहुंचे हैं, ब्राह्मणों को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में ब्राह्मण राजनीति एक बार फिर से ट्रंप का कार्ड बनेगी? क्योंकि साधु संतों की आमद, ब्राह्मणों को लेकर ऐसे बयान, क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मण जो है बहुत ही बौद्धिक वर्ग है। ब्राह्मण जहां भी रहता है उनके साथ 10-20 लोग रहते ही रहते हैं। एक ब्राह्मण अगर कहीं किसी चौराहे पर बैठेगा तो उसकी बात से 10-20 लोग तो प्रभावित हो ही जाएंगे। ये बात सबको पता है। दूसरी बात, ब्राह्मण कभी लोभी नहीं होता, ब्राह्मण कभी लालची नहीं होता, ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं होता है। इस समय जो ब्राह्मणों की चर्चा चल रही, तो इस समय तो चुनाव आने वाला है, राजनीति है, एक अलग बयार चल रही है, तो उस बयार में सभी लोग बयान दे रहे हैं। उस बयान का हम बहुत मतलब नहीं समझते, लेकिन हाँ, अगर कोई समाज का हितैषी है तो बताए कि उस समाज के लिए क्या किया है अभी तक और क्या करेगा आगे। बताए इस बात को, पहले हम लोग सुने और समझे, देखे कौन है समाज का हितैषी। समाज चार साधुओं को बुला करके उनको प्रणाम कर लेना और आप बता दें आप ब्राह्मण हितैषी, नहीं माना जाएगा। अच्छा, मुस्लिमों को लेकर सर्वेश पांडे क्या सोचते हैं? क्योंकि मुस्लिमों को लेकर भी लगातार AIM चीफ जो है पहुंच रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिमों के साथ बहुत दोहन हुआ है, मुस्लिमों के साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए, मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है और मुस्लिम नेता हैं, और इस विषय पर आप किसी मुस्लिम नेता से पूछिएगा। मतलब आप बात भी नहीं बोलेंगे मुस्लिमों को? हमें अपने समाज से मतलब है। आप हमारे समाज से संबंधित कोई भी बात पूछेंगे, मैं बताऊंगा उसको। मुस्लिम शब्द से ही दिक्कत है? हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं, मुस्लिम से क्यों दिक्कत होगी भाई। हमने ये कहा कि मुस्लिम समाज एक बड़ी संख्या में है भारत में, ठीक है, और उनके अपने नेता हैं, ठीक है, और उनके नेता, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा होता है, जिनके बीच में उठ रहा होता है, बैठ रहा होता है, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। सर्वेश जी, ऐसे तो ब्राह्मण समाज के भी बहुत नेता हैं जी, ब्राह्मण समाज के भी। तो मैं आपको बता दूं, एसी में बैठ करके ब्राह्मण जय परशुराम लिख देने, फेसबुक पर जय परशुराम लिख देने से कोई ब्राह्मण समाज का नेता नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण समाज का, सौड़ समाज का अगर नेता बनना है तो सौड़ समाज के बीच में जाइए, ब्राह्मण समाज के बीच में जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए, उनके तकलीफ को समझिए। आज के 4 साल पहले, आज के 5 साल पहले सिर्फ रैलियां करवाते थे, जयंतियां मनवाते थे और अपने आप को सबसे बड़ा विप्र शिरोमणि घोषित कर देते थे। लेकिन हम लोग जब से क्षेत्र में आए हैं ना, कंपटीशन पैदा कर दिया है। अब जो ब्राह्मणों की हत्याओं पर जाएगा, जो ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलेगा, वो समाज का नेता माना जाएगा। हमने ऐसा कंपटीशन पैदा कर मजबूर कर दिया हमने लोगों को, लोग बोलना शुरू कर दिए उस विषय पर। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपको अपना कीमती समय देने के लिए। आपने सर्वेश पांडे को सुना, सवर्ण मोर्चे को लेकर उन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त जो ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में तमाम नेता अगर ब्राह्मणों की तरफ देख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में ब्राह्मण ही ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की। हालांकि जो सबसे बड़ा विषय था, उन्होंने एक बात जरूर कही कि आने वाले 2027 के चुनाव में एक वाल्मीकि समाज का नेतृत्व चाहिए, और उन्होंने साफ इशारा किया रोहिणी घावरी की तरफ। रोहिणी घावरी की मदद करने की बात कही। उनका साफ तौर पर कहना है कि रोहिणी घावरी की मदद वो एक भाई की तरह करेंगे। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।